हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टार अखिल यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 अमेजिंग फैक्ट जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कोरोना वायरस का नाम आखिर कोरोना ही क्यों रखा गया और किसने रखा? नहीं ना? चलिए मैं बताता हूँ। कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है। सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है और इसे सबसे आसानी से पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है, लेकिन इसे कोरोनोग्राफ की मदद से भी साफ साफ देखा जा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें वायरस क्राउन या सूर्य के कोरोना जैसा दिखाई दिया। दरअसल यह वायरस गोल है और इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटीन की स्टेंस यानी शाखाएं उगी हुई हैं जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती हैं, ठीक जैसे कि सूर्य की आभा की किरणें। इसी कारण इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा था। कोविड-19 में CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज़ और 19 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसका पहली बार पता वर्ष 2019 में ही लगा था। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस का नाम कैसे रखा गया और क्यों रखा गया। फैक्ट नंबर 2, आदमी और जानवर में से पहले कौन आया? शायद ही आपको आज तक नहीं पता होगा कि पृथ्वी पर पहले कौन आया, इंसान या जानवर। शायद आप सोचते होंगे कि इंसान ही धरती पर पहले आए होंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। यदि हम मानव उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पहले ऋषि मुनि का जन्म हुआ, जिसके बाद मनु से मानव की रचना हुई। यही तो मनु हैं जिन्होंने पूरे संसार की रचना की। लेकिन सवाल यह है कि इंसान और जानवर में से पहले कौन आया? इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं ताकि सही प्रकार से जानकारी मिल सके। पृथ्वी के 3 भागों में पानी है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी ही है। इसलिए निश्चित तौर से सोचा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय केवल पानी ही पानी था, यानी केवल समुद्र, और समुद्र में केवल जलीय जीव ही रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले जलीय जीव ही पृथ्वी पर आए और इन्हीं जीवों ने सबसे पहले जन्म लिया। इनमें एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, जीवाणु और बहुकोशिकीय जीवों का धरती पर आगमन हुआ। जलीय जीवों के जीवन के बाद कहीं जाकर जानवरों का जन्म हुआ। माना जाता है कि जानवरों ने किसी ऐसे जीव के जन्म की प्रार्थना की जिससे उन्हें सहारा मिल सके और सालों बाद मनुष्य जाति का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जानवर मनुष्य से पहले आए। इस बात को जानकर आप कह सकते हैं कि जानवरों ने पहले दुनिया को देखा, लेकिन पहचान केवल मनुष्य से ही मिली है। अपने तेज तर्रार दिमाग और बुद्धि से मनुष्य ने जानवरों को अपने वश में कर लिया और दुनिया पर अपना हक जमाया, जिसमें जानवर का अस्तित्व केवल इंसान की ज़रूरत तक ही सीमित रह गया। फैक्ट नंबर 3, भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहाँ ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं, नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजने लगती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप के केंद्र और तीव्रता का क्या मतलब होता है? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज़्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जितनी दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए
रिक्टर स्केल का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। आइए जानते हैं रिक्टर पैमाने के हिसाब से कितनी तबाही होती है। शायद आप समझ गए होंगे कि भूकंप कैसे और क्यों आता है। फैक्ट नंबर 4, भारत में ज़िले के नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है और इसमें कितना खर्च आता है। नाम में क्या रखा है, यह डायलॉग आपने अक्सर लोगों कहते हुए सुना होगा, लेकिन लगता है कि भारत के नेताओं और निवासियों को यह बहुत ही पसंद आया है। तभी तो बम्बई मुंबई हो गया, त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम, कलकत्ता को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई, पुणे को पुणे, कोचीन को कोच्चि, बेंगलोर को बेंगलुरु और फिर उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। नाम बदलने की क्या प्रक्रिया होती है, हम आपको कुछ स्टेप्स के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। स्टेप 1, किसी भी ज़िले के नाम को बदलने की अपील उस ज़िले की जनता या ज़िले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है। स्टेप 2, इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पास करके राज्यपाल को भेजा जाता है, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी भी ज़िले या संस्थान का नाम बदलने के लिए पहले प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। स्टेप 3, राज्यपाल नाम बदलने की अधिसूचना को गृह मंत्रालय को भेजता है। स्टेप 4, गृह मंत्रालय इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो स्टेप 5, राज्य सरकार जिले के नाम को बदलने की अधिसूचना जारी करता है। यह शासन एक गजट प्रकाशित करता है। स्टेप 6, इसकी एक कॉपी सरकारी डाक से संबंधित जिले के डीएम को भेजी जाती है। स्टेप 7, कॉपी मिलने के बाद डीएम नए नाम की सूचना अपने अधीन सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर देते हैं। एक जिले में 70 से 90 तक सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं। स्टेप 8, सूचना मिलते ही इन सभी विभागों के चालू दस्तावेजों में नाम बदलने का काम शुरू हो जाता है। सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिखवाया जाता है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को अपने साइज बोर्ड बदलवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस जिले का नाम बदला जाता है केवल वहीं पर स्टेशनरी, मुहरों और साइन बोर्ड इत्यादि के नाम बदले जाते हैं, बल्कि पूरे देश में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए जाते हैं। नाम बदलने के खर्च का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, केवल अनुमानित राशि बताई जा सकती है, क्योंकि किन किन चीज़ों के नाम बदले जाएंगे इस बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि केंद्र से लेकर प्रदेश के खजाने के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, अगर कोई झूठी FIR दर्ज कराता है तो क्या करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी या फेक FIR लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी FIR होती है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका समय, धन इत्यादि बर्बाद होता है। लेकिन झूठी FIR के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में धारा 482 CRPC ऐसी ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि CRPC की धारा 482 क्या होती है। चलिए मैं बताता हूँ। इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी CRPC की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ FIR कराई जाती है वह इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में लगाया जाता है और झूठी FIR के खिलाफ प्रश्न किया जा सकता है। व्यक्ति निम्न आधार पर CRPC की धारा 482 के तहत आवेदन दर्ज करके झूठी FIR रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है। फर्स्ट, यदि झूठी FIR दर्ज कराई गई हो। सेकंड, आरोपी के खिलाफ
FIR जो दर्ज की गई है वह अपराध कभी हुआ ही ना हो। थर्ड, FIR में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए उचित आधार के बिना केवल निराधार आरोप हो। झूठी FIR अगर कोई दर्ज कर देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए, या तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिससे आप बच सकते हैं, या फिर रेगुलर बेल ले सकते हैं जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। बेल लेने के बाद सबसे पहले वकील करना होता है और उसकी मदद से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है। CRPC की धारा 482 के तहत यदि FIR किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई है तो उसके पास बेगुनाही के कुछ सबूत तो होंगे ही। इस बेगुनाही के सबूतों को भी एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाई कोर्ट में दिया जाता है। सबूत के तौर पर कुछ भी, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी करने के जुर्म में झूठी FIR दर्ज कराता है तो आप सबूत के तौर पर यह लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहां नहीं थे और जिस जगह थे वहां का प्रमाण दिया जा सकता है। साथ ही वकील की मदद से वे एविडेंस या सबूत तैयार कर सकते हैं। यदि आपकी रहती है तो आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी FIR की है, आप उस पर मानहानि का केस दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आप मुआवजा CRPC 250 ले सकते हैं या उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं, या फिर IPC की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, जिसमें उसको 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। साथ ही IPC की धारा 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी FIR दर्ज की हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 6 साल तक की सज़ा या 1000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञेय अपराध यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे कि गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती इत्यादि, और असंज्ञेय अपराध बेहद मामूली अपराध होते हैं जैसे मारपीट इत्यादि। संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज की जाती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में NCR दर्ज की जाती है। इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध में यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो फर्स्ट, CRPC की धारा 154 के तहत पुलिस के सामने FIR दर्ज करना। सेकंड, अगर पुलिस 154 धारा के तहत FIR दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित अपनी एप्लीकेशन 154(3) के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या SSP को लिखित रूप में या पंजीकृत पोस्ट द्वारा जमा कर सकता है। थर्ड, यदि इसके बाद भी पीड़ित की FIR पंजीकृत नहीं होती है तो वह धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है और फिर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करने का निर्देश देती है। तो ऐसे में फिर अधिकारी को इसे पंजीकृत करनी पड़ती है और इसका पंजीकरण शुरू करना होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।